It's coming to all students. So apart from so class आज की जो है वो I-16 की कंटिन्यूटी के अंदर डिस्पोजल एक्सचेंज अपग्रेडेशन ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अच्छा देखिए हमारे पास जो है ना डिस्पोजल से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको। हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसको हम कहते हैं टैकलिंग की मेथड्स और उसकी जो है वो कैलकुलेशंस। हम बात करेंगे हाउ टू डिस्पोज एन एसेट डिस्पोजल टू ट्रीट। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्पोजल का एक फॉर्मेट आ रहा है। इसमें आप देखिए जरा गौर से कि कॉस्ट ऑफ एसेट होती है सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम उसकी उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन को माइनस करें। सही है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी सर? जो मेथड सिखाया थे लास्ट क्लास में, चार मेथड कोई मेथड आएगा उसको उतने अरसे पे लगाना है जितने अरसे का वो डेप्रिसिएशन वाला एसेट, मतलब 2 साल 2.5 साल 4 साल उसको डेप्रिशिएट करने तरीके से। और उसके बाद उसको यहाँ पर लिखना है उसकी अमाउंट को, दोनों को माइनस करेंगे आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। और सेल प्रोसीड्स जो है ना वो उसको कहते हैं जो पैसे हमें रिसीव हुए आफ्टर सेलिंग दैट एसेट। अब या तो लॉस हो गया तो गेन होगा। सही है। तो 20,000 की चीज़ को 15 में बेचेंगे तो लॉस होगा ऑब्वियस बात है। इसी तरह से 20,000 की चीज़ को 25 में बेचेंगे तो गेन होगा। हाउ टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल अकाउंट? डिस्पोजल अकाउंट हमें याद होना चाहिए। इसमें एक एसेट साइड होगी। डिस्पोजल अकाउंट की नेचर टेम्पररी अकाउंट है। ये अकाउंट बनता ही इसीलिए कि डिस्पोज करके बंद। एसेट की कॉस्ट 45,000, डेप्रिसिएशन 25 का चार्ज हो चुका था, 15 में मैंने इसको सेल कर दिया, 5 का मुझे लॉस हो गया। लॉस की प्लेस फिक्स है, क्रेडिट साइड। गेन हो गया तो डेबिट साइड। होपफुली ये टेकन आपको याद हो। इसी तरह से डिस्पोजल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कहते हैं। इसको भी देख लीजिए जरा। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, इसका मतलब स्टेप 1 में डिस्पोजल वाले अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट को देखिए यही हो रहा है। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। सही। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है। देखिए डिस्पोजल एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, डिस्पोजल डेबिट। फिर कैश एंड बैंक रिसीव, पैसे आ गए। पैसे आ गए, डिस्पोजल कहाँ से लेके क्रेडिट पे, हमने भी कहाँ लिखा क्रेडिट। पैसा आने को कह दिया सेल पे। आखिर में लॉस हुआ। देखिए अभी सिंपली में डिस्पोजल को होना पड़ेगा क्रेडिट, लॉस को होना पड़ेगा डेबिट। लॉस डेबिट हो गया, डिस्पोजल क्रेडिट। और कभी गेन हो जाए तो डिस्पोजल डेबिट गेन कर। अब यहाँ देख रहे हैं ऑल्टरनेट एंट्री, इसका मतलब है पेपर में हमें अब कंपनी में क्या लिखना है, ऑल्टरनेट एंट्रीज पे चलेंगे। और इसी में हमें फायदा है क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी एंट्रीज हम नहीं बना। तो रिसीवेबल डेबिट हो गया, या बैंक डेबिट हो गया। एक्यूमुलेट डेबिट, डेबिट क्यों हुआ सर? सर ये खत्म हो रहा है एसेट। देखें एसेट बुक से आउट हो रहा है, एसेट आउट होगा तो क्रेडिट साइड हो जाएगा। उसका डेप्रिसिएशन आउट होगा वो डेबिट साइड हो जाएगा। जो पैसा आएगा वो डेबिट पे रहेगा, और जो लॉस होगा ये मूव कर सकते हैं। लॉस डेबिट पे होगा, गेन क्रेडिट पे होगा। तो एंट्री ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये गेन वाली एंट्री देखिए,
बैंक में पैसा है 25, एसेट ये मेरे पास है 45, डेप्रिसिएशन मेरे पास है 25, और 5 का मुझे हो गया 3। डिस्पोजल के अंदर आपको जो तंग करेगा एलिमेंट वो है इसका डेप्रिसिएशन। अगर आपने ढंग से इतने महीने की क्या निकाली डेप्रिसिएशन, तो उसमें क्या होगा, आपको फायदा होगा। सही है। तो इसके अंदर आपके पास दूसरा प्रोसीजर होता है कि आप एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करें। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट का प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक एसेट के बदले दूसरे एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन लिखा हुआ है 45 समझाने के लिए, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की होगी 20,000, पूरा प्रोसीजर लगाया हुआ होगा उस पर, और नेट बुक वैल्यू 25,000 आ गई। और ये वीज़ा कहाँ से आया सर, कोई मेथड दिया हुआ होगा, कोई अमाउंट दी हुई होगी, उससे निकाला होगा आपको इसमें। चलिए फिर एक्सचेंज अलाउंस। एक्सचेंज अलाउंस का मतलब होता है कि आपको कितने में उसने छोड़ दिया पैसे। इसके लिए आपको न्यू मशीन की वर्किंग करनी होगी। न्यू मशीन 55,000 की आपको पसंद आई, कैश आपने कितना दिया उसको 20,000, कितना पैसा नहीं दिया 35,000 आपका बन गया ट्रेडिंग अलाउंस, जिसका दूसरा नाम है एक्सचेंज अलाउंस। इससे इसको कंपेयर किया और यहाँ पर मैं किया। आपको सोचिए 25 वाली चीज़ के बदले आपको पसंद आ रही है 55 वाली चीज़, और उसके बदले वो कंपनी आपसे सिर्फ 20,000 बस माफ कर रही है 35,000। ये 35,000 बेसिकली आपकी अलाउंस है, मतलब छूट है जो उस कंपनी ने आपको दी। आपकी होता है बेनिफिट प्लस होता है, उनको माइनस किया कितना आ गया, मतलब इसकी अगर डबल एंट्री पास होती है, अगर होती है तो क्या पास होती है। न्यू एसेट जब भी आएगा डेबिट का आएगा, ओल्ड एसेट जब भी जाएगा क्रेडिट से जाएगा, उसको जो उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी डेबिट का जाएगा। उस एसेट में जाते वक्त आपने पैसा दिया होगा, या आपने उसमें कहा होगा तो मैं पैसा दिया, आपने कहा होगा कि मैं आपको लोन के तौर पर पैसे दूँ। तीनों सूरतों में आप रेडी है। अब या तो आपको स्कूलिंग में गेन जाएगा, गेन ऑन एक्सचेंज या लॉस। गेन ऑन एक्सचेंज क्रेडिट साइड पे है, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे है। ये मैंने तो समझाने के लिए बनाया था कि अगर किसी ने आपसे कोई पैसे ही नहीं मांगे, पैसे छुड़ा रहे, आपको तो गेन ही गेन पैसे ही काम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनीज में कभी ना कभी वो लोग पैसे जरूर मांगते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, देखिए एसेट पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो एसेट क्रिटी के बारे में बताना चाहिए। इसमें देखिए डेबिट साइड का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस एसेट का डेबिट साइड का हमेशा, जब भी आप नी परचेज करेंगे किस साइड का आएगी, डेबिट पे। जब भी आप बाद में एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या मतलब है सर बाद में, जैसे जैसे उस एसेट को चला के आप दोबारा से एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो आपके लिए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में काउंट, यानी कि आने वाले एक्सपेंडिचर। और अगर वो कैपिटल नेचर के हुए तो वो ऐड, मतलब आपने 10 साल के बाद कंपनी की मशीन को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके वो और अच्छी बेहतर होगी, उसको भी हम ऐड बैक करेंगे। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी हम सीखेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट लीजेस को कहते हैं, जो कि आगे के स्लाइड्स में आएगा। डिस्पोजल, एसेट को बेचेंगे तो क्रेडिट साइड पे इम्पेयरमेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके कुछ क्लासेस में, कि एसेट जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से खत्म होता है तो उसको डेप्रिसिएट होता है, और अनसर्टिनिटी की वजह से अचानक वैल्यू नीचे आ जाए तो उसको इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, वो हमारा नुकसान होता है, नुकसान हम क्रेडिट करते हैं। सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन की सेटलमेंट, अगर आप लोन की सेटलमेंट करेंगे तो लोन की सेटलमेंट से आपको क्या फायदा होगा कि एसेट आपके पास से चला जाएगा और लोन सेटल हो जाएगा। तो डबल एंट्री पास होती थी, लोन डेबिट एसेट पे, तो वो यहाँ पे आ जाता है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट जब बढ़ा था उसके बाद कुछ सालों बाद वो नीचे आ गया, तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। कैरी फॉरवर्ड इज द लास्ट बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, एसेट का टी होता है। अच्छा, ये मैक्सिमम है, इतना बड़ा तो देखना पॉसिबल है, कम आ, ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का टी है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया, तो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो बन गया ओपनिंग बैलेंस। फिर इसके बाद इस साल जो चार्ज हुआ वो हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो डिस्पोज हो गया वो बुक से आउट कर दिए और फिर बैलेंस कर लिया। मतलब अगर मेरे पास पिछला बैलेंस पड़ा होता है 25,000, और इस साल का डेप्रिसिएशन आया है 5,000,
और मैंने कुछ एसेट बेचे हैं 6,000 की डेप्रिसिएशन वाले, इसमें डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज हुई थी 6,000। और मेरा यहाँ फाइनल बैलेंस आ जाएगा 25 + 5 30 माइनस 6 24 24,000। ये मैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर करूँगा। अच्छा जी, आपको पता है एसेट का टी नेटवर्क वैल्यू भी हो सकता है। नेटवर्क वैल्यू अकाउंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी बनाना नहीं पड़ता। इसमें तीन चीज़ें हाईलाइट हुई है। नेटवर्क वैल्यू से स्टार्ट होगा, मतलब कॉस्ट में से पुरानी ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करें, बनता है नेटवर्क वैल्यू। अब नेटवर्क वैल्यू जो है वो यहाँ भी है, डिस्पोजल में भी है, नेटवर्क वैल्यू कैरी फॉरवर्ड पे तीन जगह पर नेटवर्क वैल्यू है। बाकी सब पुराना डेटा, कुछ भी नहीं है। ये देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दी है, जब यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी नेटवर्क वैल्यू, यहाँ से नेटवर्क वैल्यू, यहाँ भी नेटवर्क वैल्यू, तो फिर इस पूरे टी अकाउंट में ये ओपनिंग से माइनस हो गया, ये एंडिंग से माइनस हो गया, ये करंट ईयर है, ये ऐसे लिख देंगे। डिस्पोजल डिस्पोजल से माइनस हो गया, डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की कॉस्ट से माइनस, नेटवर्क वैल्यू है, ये है नेटवर्क वैल्यू। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों टी कंबाइन हो गए। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ अपग्रेड का। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखें मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, मतलब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक चीज़, तो कितने की पड़ी आपको 1,050। इसका ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 20%, तो ये रिड्यूस होकर देख लीजिए 840 का आ जाएगा। चलिए रिड्यूस होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद 840 का आ जाएगा। फिर इसमें से अर्ली बर्ड डिस्काउंट माइनस करेंगे, बिकॉज ये क्या डिस्काउंट माइनस होगा। देखिए आपकी प्रेजेंटेशन भी ना इस तरह से चल रही है। पहले तो कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दी मैंने 1,050, फिर डिस्काउंट लेस किया 210, ये आ गया पेबल पे 840 का पेबल है। इनिशियल एक्सपेंडिचर्स में यहाँ मेरे पास पेड चार्जेस हैं 30,000, ये ऐड होंगे। एटिकल इंस्टॉलेशन ऐड होगी 28,000 की। ट्रेनिंग ऐड नहीं होगी, याद होगा आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, 40,000 की ट्रेनिंग ऑफ द पार्ट। टेस्टिंग ऐड होगी 22,000, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, भी एक्सपेंस आउट। तो 28 40 और आपका 28 20 30 और ये एक्सपेंस को ऐड कर 30 28 और 22, तीनों को ऐड करने के बाद आपने बड़ी मेहनत से कॉस्ट और एसेट निकाला। कॉस्ट और एसेट के बाद आपके पास डेफिनेशन का तरीका लिखा हुआ होगा। अगर आप गौर से देखिए क्वेश्चन में, तो इट इज रिटन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 20,000, इसमें शीटिंग के ऊपर 20,000 की रेजिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटिंग मशीन के आवर। इसमें कौन सा मेथड आते हैं जानते हैं, आवर मेथड। आवर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये देखो 6,000 टोटल घंटे हैं, तो इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या आंसर, फॉर्मूले ने आंसर दिया 910 माइनस 20,000 अपॉन 6, कितना गया 150 पर आवर। अगर आपके पास पर आवर आ जाए तो अब आप बड़े आराम से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे पास पहले साल में कितने घंटे इस्तेमाल हुए, 1,200, 12 सिंपली जो रेट निकाला था उसको क्या किया हमने 1,200 में मल्टीप्लाई, कितना डेफिनेशन हो गया 180। डेफिनेशन की एंट्री क्या होती है, पैटर्न डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन क्रेडिट पहले साल। अब बताओ पहले साल के एक्सपेंसेस लिखना चाहूँ तो वो भी लिखूंगा जो ये है, और वो भी लिखूंगा जो यहाँ नहीं लेते कॉस्ट में। क्या मतलब है सर, यहाँ देखिए ट्रेनिंग था, इसका ख्याल रखूंगा, मेंटेनेंस था, इसका ख्याल रखूंगा, अदर इनकम थी, इसका भी ख्याल रखूंगा। अदर इनकम मुझे मिली बेस कॉस्ट ओनली, जो बची हुई है टेबल अमाउंट ऑफ बेस कॉस्ट 840 की बात कर रहे हैं।
आपने बड़ी मेहनत से जो कॉस्ट बनाई थी 840, इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आपने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट देखें। एक्सट्रैक्ट क्या होता है पता है? एक्स्ट्रा एग्जामिनर का फेवरेट सवाल क्या उसको बैलेंस शीट का टोटल आंसर बताइए। टोटल आंसर। इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 180, इस साल स्टाफ ट्रेनिंग के लिए 40, इस साल मेंटेनेंस की आए 20। क्यों सर? मेंटेनेंस आपने 3 साल की करा दी। आपने परचेज किया था 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। बताइए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पहले हवा में तो एक्सपायर होगा नहीं। इसका हमने क्या हल निकाला कि इसको हम करेंगे ब्रेक करके टोटल। यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया इसका आंसर 60,000 डिवाइड बाई 3 20,000। देखें अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20,000। सही है। और ये डिस्काउंट मुझे मिल गया 42,000। नेट ऑफ इम्पैक्ट 198। बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में 920 का एसेट एक साल में डेप्रिसिएशन होगा 180। कितना रह गया नेट बुक वैल्यू के हिसाब से 740। मेंटेनेंस पे दोस्तों में क्यों थोड़ा ये भी एक सवाल है। सर आपको पता ही बात कि हमारी जो है कंपनी जो है उसके अंदर 3 साल का मेंटेनेंस आएगा। तो उसका मतलब है 2 साल जो है वो ब्रेक होंगे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक नॉन करंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि एक अगले साल कन्वर्ट होगा, एक उसका अगले साल। तो एक ये करंट में आ गया, ये नॉन करंट। इस तरह से प्रेजेंटेशन के दौरान अगले साल क्या हुआ कि हमने एक साल और चलाया 2007 में। कितना? 1800 घंटे। तो 1800 घंटों के हिसाब से हमने जब देखा तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी 1800 घंटे की 150 की 2,70,000। इसी से डेप्रिसिएशन की बचकाना सीमित बनी होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्सपेंस चले गया इनकम स्टेटमेंट में और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आ गया 20,000। ये पूरा एक्सपेक्ट इनकम स्टेटमेंट का होगा। व्हाट अबाउट बैलेंस शीट? मशीन की 920, अब तक डेप्रिसिएशन हुई है 450। सर कहाँ से पता चला 450? देखो लास्ट ईयर चार्ज हुई थी 180, इसमें फर्दर ऐड हुआ 270। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? 450। ठीक है, यानी कितना? 180 of the last year add with 270 of the current। दोनों को ऐड करें तो 450 आता है, दोनों को माइनस किया तो 470 आता है। सही है। करंट एसेट्स में हमारे पास मेंटेनेंस 20,000 बाकी है, तो हम अपने साथ देखें वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब भाई देखें ट्विस्ट, आप प्लान बनाने पहले अपना कि हमारा नेट एसेट 470 का माइंड बना लिया हमने। जैसे ही हम गए सवाल पे तो हमें नजर आया कि उसने कहा 8 में जाने से पहले एक पैराग्राफ पढ़ा। देखो अब अक्टूबर 2007 में डेयरी ने डिसाइड किया कि हम अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 2 लाख से अपग्रेड। इस अपग्रेड लीड्स हुआ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम, फायदा हो गया। और साथ साथ अपग्रेड करने से आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है और आपकी स्क्रैप भी चेंज होगी। तो याद करें whenever you want to create अपग्रेड के अंदर लाइफ चेंज हो, स्क्रैप चेंज हो, अमाउंट चेंज, सब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने भी क्या किया, ये देखो लास्ट ईयर से कॉस्ट कितनी रिवर्स होकर आई 470। 470 कहाँ से आई? नेटवर्क के लिए लास्ट ईयर इसको क्या किया ट्रांसफर, पहले ही दिन अपग्रेड कर दिया 2 लाख। कितने का हो गया पहले दिन? 670। इसको दोबारा से रीसॉल्व किया तो पता चला नहीं है वैल्यू 40,000 और इसमें नया जो आपका लाइफ है वो 4,500 है। इस हिसाब से आपके पास नई वैल्यू 140 आ। पहले हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था पहले हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था 150। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है
140, तो कम हो गया डेप्रिसिएशन रेट भी कम हो गया, अच्छा भी हो गया। इस साल मशीन चली से 850 आवर्स, मल्टीप्लाई किया 140 से, यू गॉट 119। अभी गिराएगा आपका नया डेप्रिसिएशन नए साल। एक बात ध्यान में रखिएगा, अपग्रेड हो, रिवाइज लाइफ हो या मॉडिफिकेशन हो, इससे एसिड की वैल्यू बदल जाती है, नई हो जाती है। कितना हो गया एसिड अब 670, नए सिरे से डेप्रिशिएट हुआ 119। देखो, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस में 119, मेंटेनेंस में 20,000, अमाउंट एसिड में 670 में से 119 माइनस 551 एट हुआ। कहने का मतलब अपग्रेड, इनोवेशन और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके बाद एसिड बिल्कुल एज नहीं हो रहा है। ये एसिड की डेफिनेशन अलग से फर्स्ट टाइम चार्ज है, इसकी डेफिनेशन खत्म कर, सर कोई एंट्री होगी किसी डेफिनेशन खत्म करने की या फिर कैसे कोई, यहाँ पे मैंने शुरू को समझाने के लिए यहाँ बना क्लोज एसिड लैक की बात होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो लास्ट ईयर की चार्ट डेबिट करते हैं इसको और 15 और एसिड को क्रेडिट करते हैं तो 15। क्यों करते हैं सर? क्योंकि ये जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हुआ है लास्ट ईयर का, ये बुक से आउट हो जाएगा क्योंकि अब अपडेट हो गया, ये वैल्यू 920 से बदल के 670 हो गई, तो फिर से डेप्रिसिएशन खत्म करना होता है। ये उसकी एंट्री है क्लोज दैट अकाउंट। ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि पता चला आपको याद ही नहीं। क्लोज एसेट कोड होती है, ये इसके पास है वो। ये तो मैंने एक छोटा सा सवाल प्रेजेंटेशन में काफी करवाया। इसके अलावा आपके साथ यही डिस्पोजल और स्ट्रक्चरिंग के सवाल बड़े लेवल पे भी आ सकते हैं, छोटे लेवल पे भी आ सकते हैं। मतलब एक छोटा सा दे देगा आपको और आपको उसको डेप्रिशिएट करके दिखाना होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगाया, देखिए जरा, समझिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली, और उम्मीद है कि इतनी देर में आपने इसकी पिक्चर ले ली होगी। देन आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आराम से बैठ के रिवाइज करें, कैसे मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। पूरा आपका तीन चीज़ें रिवाइज होंगी इसमें, क्या? हाउ टू डिस्पोज एन एसेट, फिर आपका रिवाइज होगा इसके अंदर हाउ टू रिकॉर्ड एन एसेट और हाउ टू डेप्रिशिएट एन एसेट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही है। ये इसकी पिक्चर हो गई, ये उसकी देखिए मैं थोड़ा समझा दूँ। यहाँ लिखा हुआ है द शिप वॉज एक्वायर्ड ऑन फर्स्ट 2006। क्या मतलब? आपने ये शिप कब खरीदी है? 2000 W6 में। कभी ऐसे डब्ल्यू और अल्फ़ाबेट्स की बात आ जाता है, इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी में 10 साल के लिए एक अल्फ़ाबेट है, डब्ल्यू मतलब 10 साल, और इसके बाद देखें एक्स यूज हो रहा होगा, तो 2006 2014 ऐसे पढ़ते हैं इसको। आपकी शिप में फैब्रिक लगा हुआ है 300 मिलियन का, 25 साल लाइफ। आपके पास कैबिन है 150 की, 12 साल लाइफ। प्रोपल्शन सिस्टम है 100 मिलियन का, 40,000 लाइफ। सही है, 40,000 घंटे लाइफ। इसका मतलब इसमें तीन मेथड, दो मेथड यूज होगा, दो स्ट्रेट लाइन एक रिड्यूस। सही है। तो इन द ईयर कंपनी को कोई सितंबर 2004 तक तो इनको कोई इशू नहीं है। ऐसी सूरत में
ये मैंने स्क्रीन पे पूरा दिखा दिया है ताकि आप इसकी पिक्चर लेके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख लें, आपके पास आ गई होगी। मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ, सही है? देखिए, सबसे पहले वैसे इतना बड़ा सवाल 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है शॉर्ट पार्ट्स में। तो फैब्रिक आपके पास कॉस्ट थी 300, याद है आपकी कॉस्ट थी 150 कैबिन की और 150 100 सिस्टम की, सही है। 8 साल हो चुके हैं, कैसे पता चला सर 8 साल के बारे में? जब आपने इस सवाल को देखा, इसमें लिखा होता 25 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, 40,000 घंटे चलेगा, ये लिखा हुआ सितंबर 2004, 14 सॉरी एक्स लिखा हुआ 14, ये हो गया 2006 के बीच का ड्यूरेशन काउंट करेंगे तो 8 साल आएगा आपके पास। इसका मतलब है 8 साल तक इस एसेट को चला चुके हैं और कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया। तो पहले किसी भी अगले स्टेप में जाने के लिए अकाउंटिंग का रूल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हम आपको सिखाते हैं कैसे चार्ज करें। 25 साल में से 8 साल हो गए, देखें मैं कैसे चार्ज करूँगा इसको। 3 लाख डिवाइड बाई 25, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आई थी 12, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 96। इसका मतलब है आज तक 8 साल में ये 96 की चार्ज हो चुकी है। इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बन गई? 204। नेट बुक वैल्यू 31 अक्टूबर 2004, 204। अब याद करें, इस नेट बुक वैल्यू पे मैं इसको मॉडिफाई करूँ, अपग्रेड करूँ, ना रिपेयर नहीं करूँगा, रिपेयर एक्सपेंसेस में चार्ज नहीं, अपग्रेडेशन चार्ज, इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में बाद में होने वाले एक्सपेंडिचर। कैबिन के लाइफ देखें कितनी थी, केविन की लाइफ थी 12 साल, चलिए 12 ईयर्स, और हमने 8 साल चला दिया, तो बताएं वर्किंग कैसी होगी फिर अब? 1,50,000 डिवाइड बाई 12, तो 1 साल की आ गई 12.5, मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आ गया? -100। इससे क्या पता चला कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है 8 साल की 100 चार्ज हो चुकी है, तो 150 माइनस 100 किया तो 50 आपके पास आ गया आंसर। अब ये बताइए कि अपग्रेड अगर हम करते हैं तो यहाँ से करेंगे ना, क्या रूल सिखाया था? अपग्रेड कहाँ से पता चली सर? यहाँ देखिए, कैबिन्स के बारे में जुमला लिखा हुआ, बल्कि इसको अपडेट करते हैं फिर में प्रपोजन सिस्टम की डेप्रिसिएशन सिखाता हूँ। 40,000 की लाइफ चलेगी आज तक, लेकिन यहाँ लिखने का लिखा हुआ शिप को एक्सपीरियंस हुआ हैवी इंजन ट्रबल और हमने लॉसेस भी काफ़ी हुए, तो हमने एक्सपायर्ड लाइफ मालूम की, तो पता चला आज 2014 तक ये 30,000 घंटे चल चुका है। हमने फ़ौरन गए सवाल में, और उसका सोल्यूशन में हमने इसको 30,000 घंटे चला दिया। कैसे? 100 की अमाउंट थी, 40,000 पे थोड़ा 30,000 से मल्टीप्लाई, 75 आ गया। इसका मतलब 100 वाली चीज़ 75 से डेप्रिशिएट हो गया, 25 पे बढ़ी हुई। सारी फिगर्स मिलियंस में, सारी फिगर्स। तो ये 25 मिलियन का रह गया आज, ये रह गया 50 का, ये रह गया 204 का। अब हम आगे पढ़ के आगे जा सकते हैं। इतने बड़े सवाल एग्जाम में क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग? क्योंकि आपके पेपर में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो ये सवाल डिजर्व करता है कि कोई भी दो ऐसे के साथ 5 नंबर का दे देख सकता है, तो सही। अब क्या हुआ इसके बाद? इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंजन अ डिसीजन वाज टेकन इन अर्ली अक्टूबर, पहले ही दिन डिसीजन ले लिया कि हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। अब कभी भी पेपर में आ जाए कि हम सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो फौरन अपने आप से सवाल कीजिएगा कि इसको एक्सचेंज कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन एक्सचेंज में कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं, लेकिन रिप्लेस में एक चीज़ निकाल के दूसरी लग जाती है, एक चीज़ निकाल के दूसरी लगा दी, तो इस सूरत में दूसरे वाले का क्या किया, ये सवाल पढ़ना पड़ेगा। नया सिस्टम तो आपने लगा लिया 140 का, और एक्सपेक्टेड लाइफ भी उसकी जो है वो 50,000 घंटे है, और वो 2005 में 15 में 5,000 घंटे चल भी चुका है। फिर मैं फुल स्टॉप लगा दिया आपने, तो मैंने बताया नहीं कुछ अकाउंटिंग करती क्या करना है। अकाउंटिंग कहती है आप फौरन से उस पुराने वाले को डिस्पोज कर देना है, 25 मिलियन का लॉस हो गया, बाकी नया इंस्टॉल कर देना। 41 का नया सिस्टम आ गया, 5,000 घंटे चल चुका है, 50,000 घंटे में से 14 का डेप्रिसिएशन। तो देखिए ना आप, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ये बड़े काम की, और नेट बुक वैल्यू 126 बैलेंस शीट आएगा। ये तो सिस्टम का काम खत्म हो गया, देख लें कंप्लीट करें सिस्टम को। लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 25, न्यू सिस्टम बना 140 का, उसकी डेप्रिसिएशन चालू 14, उसका नेट बुक बनाया 126। पेपर में एमसीक्यू कैसा है, तो पूछ सकता है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू इंजन,
देंगे 14। व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ द न्यू इंजन, हम देंगे 126। अब आते हैं यहाँ पे कैबिन स्कोर। इन्होंने कहा है एट द सेम टाइम बबल सिस्टम जब रिप्लेस हो रहा था, कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपग्रेड कर ले कैबिन को 60 में और रीपेंट करा ले शिप पे 30। अब देखो पेंट तो एक्सपेंस में डालूंगा, सही है। अपग्रेड से लाइफ 5 साल हो गई, हमारी लाइफ थी 12 - 8 4 साल, 1 साल बढ़ गई 5 साल। अकाउंटिंग कहता है सही है, इसको आप अपग्रेड में ले जा सकते हैं। तो अब हमारे दो आखिरी काम रह गए। अपग्रेड को हम ले जाएंगे एसेट के साथ, ये मैं ले गया और इसको नया एसेट बना दिया। अब समझ लें कि ये जो 50 का 100 का डेबिशन चार्ज हुआ होता है, ये मैं फॉरन एंट्री पास करके ख़त्म करूँगा। एक्यूमुलेट डेबिशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ताकि ये जीरो हो जाए। ये 50 रह जाएगा, 60 ऐड होगा, 1 10 हो जाएगा। 1 10 के ऊपर नई डेप्रिसिएशन 5 साल पे लगेगी, बकौल उसके 5 साल बाकी। 1 साल की चाहिए थी, 22 साल की। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ कैबिन्स। कैबिन की डेप्रिसिएशन क्या बताएंगे हम? कैबिन की डेप्रिसिएशन हम क्या बताएंगे? 22। और नेटबुक वैल्यू 88। अब आपको पता है कि कैबिन भी अपग्रेड हो गया, 88 का रह गया, मशीन 126 की रह गई। अब क्या देखते हैं, पेंट को तो उसमें नहीं कर सकते ना कुछ भी। पेंट को मैंने हटा दिया, पेंट एक्सपेंस में लेके जाऊंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12 की क्यों लिखी सर? हर साल की 12 ही चार्ज हो रही थी, तो इस साल की भी 12 ही चार्ज हुई होगी, तो ये 192। अच्छा, पूरा सवाल आसान क्यों लग रहा है पता है आपको? ये जुमला पढ़ा। 1 अक्टूबर को सारे काम कंप्लीट करने का assumption लिया, लेकिन ये सारे काम 6 महीने पहले भी शुरू हो सकते थे। तो अकाउंटिंग कहता है सही है, 6 महीने की पुरानी डेप्रिसिएशन, 6 महीने की अपग्रेड के बाद नई डेप्रिसिएशन। ये सवाल एग्जामिनर के फेवरेट था, सही है। कि कुछ अरसे और चलाया और उसको डेप्रिसिएशन, इसमें भी अच्छा हो गया, 8 साल की डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया आप लोगों ने, और साथ साथ अगली डेप्रिसिएशन निकालना भी सीख लिया। तो ये हो गया 192 का। अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन, तो हम कहेंगे 12 22 और 14। इसका आंसर आ रहा है 40। और रीपेंट 20, वो भी एक्सपेंस था, लॉस हुआ वो भी नुकसान था। ये है वे शिफ्ट की वैल्यू 192 प्लस 88 प्लस 120। काइंडली कभी की मतलब क्या जाना कि कैबिन इतने का। कैबिन तो कोई चीज़ ही नहीं है, असल तो शिफ्ट है। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया सोल्यूशन, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस सोल्यूशन। और क्वेश्चन की पिक्चर भी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँगी, इसकी पिक्चर ले ली होगी होपफुली। तो ये आपके लिए 3 चीज़ें आज रिवाइज हुई, डिस्पोज कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, डेप्रिशिएट कैसे करना है, सालों वाला एसेट कैसे चलाना है। तो ये आज की क्लास के लिए फाइनल। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास इसी की कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर होगा, दैट्स कॉल्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। और हो सकता है कुछ आपको और एमसीक्यूज भी करवाएं इस चीज़ में। जज़ाकल्लाह फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 में इसके हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स